एक सवाल है कि 1.1 टू द पावर 1000 अगर हो और 1000 टू द पावर 1.1 हो, तो ये दो नंबर्स हैं। इन दोनों नंबर्स में आखिर बड़ा है कौन, या ये दोनों बराबर हैं? इस तरह के सवालों का जवाब अगर आपको जानना है और आप चाहते हैं कि इसके जवाब आप जानें या आप इसको सॉल्व करें, तो इसके लिए मैथमेटिक्स में एक बड़ा बेसिक चैप्टर है स्टैंडर्ड 11th में, जो एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर 6 है। इसमें हम बात करेंगे बाइनोमियल्स के बारे में। बाइनोमियल कहते किसको हैं? एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें सिर्फ दो ही टर्म रहते हैं, a b x प्लस वाई 2x प्लस 3y। इस तरह से एक प्लस साइन या माइनस साइन बीच में होगा और दो टर्म्स होंगे। इसको हम लोग कहते हैं बाइनोमियल। एनी पॉलिनोमियल इन विच देयर आर एग्जैक्टली टू टर्म्स आर कॉल्ड बाइनोमियल। और यहाँ बाइनोमियल थ्योरम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बाइनोमियल थ्योरम का मतलब है, जैसे स्टैंडर्ड 10th वगैरह में हम लोग पढ़ते हैं, 10th में आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब वगैरह वगैरह पढ़ा होगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब वगैरह निकालने में कभी तकलीफ हुई नहीं आपको। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए a प्लस बी टू द पावर 4 निकालिए, a प्लस बी टू द पावर 5 निकालिए, a प्लस बी टू द पावर 6 निकालिए, इसे हम कैसे निकालेंगे? क्योंकि हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो अब हम बाइनोमियल के बारे में थोड़ी बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं बड़ी इजीली। आइए देखिए कैसे। a प्लस बी टू द पावर 0, a प्लस बी क्योंकि कांस्टेंट नंबर है, दो कांस्टेंट नंबर्स का सम कांस्टेंट होगा और कांस्टेंट टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 होता है। इसी तरह से a प्लस बी टू द पावर, यदि हम 1 की बात करें, a प्लस बी टू द पावर 1, तो ये a प्लस बी ही रह जाएगा। इसी तरह से a प्लस बी टू द पावर होल स्क्वायर या टू द पावर 2 की हम बात करें, तो आप में से बहुत सारे बच्चे बता देंगे कि सर ये तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होगा। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से a प्लस बी का होल क्यूब अगर हम देखें, तो a प्लस बी का होल क्यूब भी कुछ बच्चे बता देते हैं। बच्चे अक्सर बता देते हैं a प्लस बी का होल क्यूब, सर a प्लस बी का होल क्यूब अगर हम बात करें तो a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी क्यूब होगा। हालांकि इसको पूरी तरह से एक्सपैंड करके अगर बोला जाए तो वो मैं बोल भी रहा हूँ और लिख भी देता हूँ कि a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। लेकिन मैंने बहुत कम देखा है कि बच्चे a प्लस बी टू द पावर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 निकालें या उसके बारे में सोचें। कुछ बच्चे 10th में इस तरह की कोशिश करते हैं। तो जब वो कोशिश करते हैं इस तरह की, तो उनके सामने एक प्रॉब्लम आती है। जैसे मान लो हम a प्लस बी टू द पावर 4 निकालते हैं, a प्लस बी टू द पावर 4 अगर हम निकालना चाहते हैं, तो क्या करेंगे a प्लस बी टू द पावर 4 निकालने में? मैंने हमेशा आप लोगों से कहा है कि मैथमेटिक्स में पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन के साथ अगर अपने ब्रेन को एडजस्ट करते हैं इस तरह से कि आप उसके पैटर्न को रीड कर पाए, तो आपको बहुत मज़ा आएगा और आप एक नए नज़रिए से देखिएगा चीज़ों को। जैसे यहाँ पे मैंने सिक्वेंशियली 0, 1, 2, 3, 4 लिए पावर्स। अब इन्हीं तीन को अगर हम केयरफुली एनालाइज करें तो हमें पता चलेगा कि जब पावर 0 था तो सिर्फ एक ही टर्म था, वो खुद 1 था। जब पावर 1 था तो a का कोफिशिएंट 1 और b का कोफिशिएंट 1 था, और a पे पावर भी 1 था और b पे पावर भी 1 था। यही जब होल स्क्वायर हुआ तो a का पावर पहला टर्म में 2 था, a स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था। तो सेकेंड टर्म में देखते हैं, तो a का पावर जो पहला टर्म में 2 था वो सेकेंड टर्म में 1 बन गया a का पावर, और थर्ड टर्म में तो a वैनिश हो गया। इसका मतलब a का पावर 0 हो गया वहाँ पे। वहीं फर्स्ट टर्म में b का पावर 0 था, सेकेंड टर्म में b का पावर 1 हो गया, और थर्ड टर्म में b का पावर 2 हो गया। यानी a का पावर कंटिन्यूअसली घट रहा है और b का पावर कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। इसमें भी वही पैटर्न लागू होता है। a टू द पावर 3 है, 2 है, 1 है और 0 हो गया a का पावर। यहाँ b का पावर 0 है, 1 है, 2 है और 3, और ये पावर कहाँ तक बढ़ेगा? b का पावर बढ़ेगा यहीं तक, जो कि होल का पावर है, और a का पावर मैक्सिमम जो शुरू होगा वो भी यहीं से शुरू होगा और वो अल्टीमेटली 0 होगा। इस तरह से हम देखते हैं दोस्तों कि a का पावर घट रहा है और b का पावर बढ़ रहा है।
इसके अलावा हम एक और चीज़ नोटिस करते हैं, हम नोटिस करते हैं कि जब पावर 0 था तो एक टर्म था, पावर जब 1 था तो 2 टर्म आया, पावर जब 2 है तो 3 टर्म्स आते हैं, पावर जब 3 होता है तो 4 टर्म्स आते हैं। इसका मतलब कि अगर किसी भी बाइनोमियल नंबर पे कोई पावर डाल दिया जाता है तो पावर डालने के बाद उसका एक्सपेंशन में जो नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं वो उस पावर से एक ज़्यादा आता है। ठीक है, एक ज़्यादा क्यों आता है? अगर किसी के दिमाग में ये सवाल है तो यहाँ देखिए, यहाँ b टू द पावर 0 है, क्या है? b टू द पावर 0, और b टू द पावर 0, b टू द पावर 0, उसके बाद 1 हुआ b का पावर, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ। तो अगर हम काउंटिंग 0 से लेंगे और हम 3 तक जाएंगे तो ऑब्वियसली 4 टर्म्स हो जाएंगे। यहाँ 0 खुद भी एज 1 काउंट हो रहा है। तो जब भी हम काउंटिंग 0 से शुरू करते हैं तो हमारी गिनती एक बढ़ जाती है। आप लोगों ने वो सवाल तो सुना होगा जिसमें कई बार लोग कहते हैं कि मैंने तुम्हें कुछ रुपए दिए, उसमें से कुछ रुपए वापस ले लिए, तो आपके पास 1 रुपया मेरा बचना चाहिए। या कुछ लोग गिनती गिनते हैं इस तरह से कि मेरे हाथों में 10 उंगलियां हैं, देखो हम गिनते हैं 10, 9, 8, 7, 6, ये 6 हुए और 5, 11। तो यहाँ ये उंगलियां 10 ही हैं लेकिन ये 11 गिन लेते हैं लोग। इसका कारण क्या है? इसका कारण भी कहीं ना कहीं यही है, क्योंकि हम जब बैक काउंटिंग करते हैं तो हम 0 तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम फॉरवर्ड काउंटिंग करते हैं तो फॉरवर्ड काउंटिंग में हम शुरू 1 से ही करते हैं। ठीक है, और यही एक का जो अंतर होता है वही हमारे कैलकुलेशन को कभी कभी मिसजज कर देता है और हमें लगता है कुछ हम मैथ्स में भूल रहे हैं। तो बाइनोमियल में वो सारी प्रॉब्लम्स दूर होंगी। a प्लस बी टू द पावर 4 अगर हमें निकालना है तो a प्लस बी टू द पावर 4 निकालने के लिए हम इस पैटर्न को जो हमने रीड किया उसको अप्लाई करते हैं। हम क्या लिखेंगे? पहला टर्म a टू द पावर 4, अब प्लस दे देते हैं। अगला टर्म हम क्या लिखेंगे? क्योंकि ये पावर डिक्रीज हो रही थी तो अब a की पावर हम लिख देंगे 3 इंटू b आ जाएगा, प्लस a की पावर हम लिख देंगे 2, b की पावर लिख देंगे 2, प्लस a की पावर हम लिख देंगे 1 और b की पावर लिख देंगे 3, प्लस अब की बार a वैनिश हो जाएगा, a टू द पावर 0 है, और इस बार आ जाएगा b टू द पावर 4। तो इस तरह से हम लोगों ने टर्म्स तो लिख दिए, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है कि अब ये कोफिशिएंट्स हम क्या लिखें? कोफिशिएंट्स मेरे गायब हैं। तो कोफिशिएंट्स जो गायब है तो आइए कोफिशिएंट्स के लिए हम देखते हैं, हम जितने भी एक्सपेंशंस हमने लिखे हैं अभी तक होल क्यूब तक उनके कोफिशिएंट्स को देखते हैं। तो सबसे पहले में कोफिशिएंट 1 है हमारा, उसके बाद हमारे पास a की कोफिशिएंट 1, b की कोफिशिएंट 1, तो ये 1 1 आ जाता है। इसके बाद a स्क्वायर की कोफिशिएंट 1 है, 2ab की कोफिशिएंट 2 है और b स्क्वायर की कोफिशिएंट 1 है। इसी तरह से होल क्यूब को देखते हैं, यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ कोफिशिएंट 3 है, उसके बाद कोफिशिएंट 3 है और उसके बाद 1 है। तो ये आपको देखने में एक ट्रायंगल जैसा लग रहा होगा। इस ट्रायंगल की एक स्पेशलिटी है, वो खासियत, वो स्पेशलिटी ये है कि ये दोनों नंबर्स ऐड होके नीचे लिख दिए जाते हैं बीच में। उसी तरह से ये दोनों नंबर्स जोड़ के ऐड करके नीचे लिख दिए जाते हैं, उसी तरह से ये दोनों नंबर्स ऐड करके नीचे लिख दिए गए। तो क्या हम इसी पैटर्न को और कंटिन्यू करें? तो हम कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ 1 1 प्लस 3 यहाँ हो जाता है 4, इन दोनों को ऐड करके हमने नीचे लिख दिया। 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा और फिर अल्टीमेटली 1 आएगा यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोग को दिखता है 1 4 6 4 1। तो अब a प्लस बी टू द पावर 4 में जो कोफिशिएंट्स मेरे मिसिंग थे उनको हम फिल कर सकते हैं। यहाँ 1 लिखना है, ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगले टर्म की कोफिशिएंट 4 होगी, इसके बाद 6 और इसके बाद फिर से 4 होगी। तो ये a टू द पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b टू द पावर 4 ये हमारा आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम a प्लस b टू द पावर 5 निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें? 5, तो हम लिखेंगे a टू द पावर 5 प्लस a टू द पावर 4b प्लस a टू द पावर 3b स्क्वायर प्लस a टू द पावर 2b क्यूब प्लस a b टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 5। अब टर्म्स तो हमने लिख दिए और हम पावर 5 दिया है हमने, तो हम देख लेंगे 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं हमारे पास। तो हमारा कैलकुलेशन अभी तक ठीक जा रहा है। अब कोफिशिएंट्स की बात आई तो कोफिशिएंट्स के लिए चलो हम 1 प्लस 4 5, 4 प्लस 6 10, 6 प्लस 4 10, 4 प्लस 1 5 और 1 यहाँ तो 1 5 10 10 5 1 हमारे कोफिशिएंट्स मिल जाते हैं। तो हम लिख देते हैं 1 5 10 10 5 और 1। तो ये हमें a प्लस बी टू द पावर 5 का एक्सपेंशन मिल जाता है। दोस्तों ये जो ट्रायंगल आ रहा है जिससे हम इसके कोफिशिएंट्स देख रहे हैं, इस ट्रायंगल को कहा जाता है पास्कलिन ट्रायंगल।
इसे पास्कलिन ट्राइएंगल कहते हैं। और ये ट्राइंगल मिस्टर ब्लेस पास्कल ने बनाई थी। उन्होंने इस ट्राइंगल के बारे में सोचा पहली बार, जैसे हम लोग अभी सोच रहे थे, कुछ इसी तरह से सोचा होगा कुछ एक्सपेंशंस को देख करके, और इसके आगे हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो क्या सवाल ये उठता है कि क्या अब इस पैटर्न को हम कोई फॉर्म दे सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं? तो ये सारे टर्म्स, ये सारे कोफिशिएंट्स देख करके, या इस ट्राइंगल के जो वैल्यूज हैं उनको देख करके आपको कॉम्बिनेशंस की बात नहीं याद आ रही? कॉम्बिनेशंस में हम लोगों ने देखा था कि अगर हम 5C0 निकालते हैं, 5C0 निकालते हैं तो उसकी वैल्यू 1 आती है, 5C1 निकालते हैं तो उसकी वैल्यू 5 आती है, 5C2 निकालते हैं तो उसकी वैल्यू 10, 5C3 की वैल्यू भी 10, 5C4 की वैल्यू 5 आती है, और 5C5 की वैल्यू 1 आ जाती है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये जब पावर 5 लेते हैं हम, तो ये 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5 आता है। अगर पावर n दे दिया जाए, a प्लस बी टू दी पावर n, अब हम इसे जनरलाइज करने जा रहे हैं, हम एक फॉर्मूला डेवलप करना चाहते हैं। तो इसका मतलब कि इस एक्सपेंशन की शुरुआत होगी a टू दी पावर n प्लस a टू दी पावर n माइनस 1 इंटू बी प्लस a टू दी पावर n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर प्लस ऐसे ऐसे जाएगा, और अंतिम में लास्ट टर्म हमारा मिल जाएगा b टू दी पावर n। अब बच गए कोफिशिएंट्स। तो कोफिशिएंट्स हम क्या लिखेंगे? तो पावर 5 के लिए ये 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5 था। पावर 4 के लिए 4C0, 4C1, 4C2, 4C3 और 4C4 था। पावर 3 के लिए 3C1, 3C0, 3C1, 3C2, 3C3 था। तो इसी तरह से अगर पावर n के लिए बात होगी तो कोफिशिएंट्स ऑब्वियसली क्या होंगे? कोफिशिएंट्स होंगे NC0, NC0, NC1, NC2 अप टू NCn तक, और यही कोफिशिएंट्स डाल दें अगर हम, तो ये हमारा बाइनोमियल कंप्लीट हो जाता है। या इस थ्योरम, इस एक्सपेंशन को भी अगर छोटा करके लिखना चाहें तो हम इसको एक बड़े ही क्यूट छोटे से फॉर्म में लिख सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं सिग्मा ऑफ r इज इक्वल्स टू 0 टू n c r a टू द पावर n माइनस r इंटू b टू द पावर r। यही हमारा कहलाता है बाइनोमियल थ्योरम, जिसको अभी हम लोगों ने प्रूव किया बस पैटर्न्स को स्टडी करके। बस सारे पैटर्न्स जो में होल स्क्वायर होल क्यूब आते थे, बस इतने ही दूर तक के एक्सपेंशंस को देख करके हम लोगों ने ये सोचा, पास्कलिन ट्रायंगल सोचा। पास्कलिन ट्रायंगल से हमें कॉम्बिनेशन समझ में आया, और कॉम्बिनेशंस को शॉर्टकट में यूज करके हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम लिख डाला। यही थ्योरम कहलाता है बाइनोमियल थ्योरम। अब इस थ्योरम का यूज करके आप कितने भी बड़े एक्सपेंशन को बना सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। बाइनोमियल थ्योरम में आपको किसी भी तरह का कोई भी दो टर्म दे दिया जाए, बाइनोमियल दे दिया जाए, तो आप उसको इजीली इस फॉर्मूला पे रख के सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान देने लायक बात एक ये है, इस थ्योरम का जो जनरल टर्म होता है, जनरल टर्म वो हमेशा NCR a टू द पावर n माइनस r b टू द पावर r तो होता है, लेकिन ये rth टर्म ना होकर के ये r प्लस 1th टर्म होता है। जैसे आप लोगों ने क्लास 10th में AP में पढ़ा होगा कि nth टर्म होता है, तो यहाँ nth टर्म नहीं n प्लस 1th टर्म होता है। यहाँ टर्म को एक बढ़ा करके लिया जाता है, क्योंकि यहाँ काउंटिंग 0 से शुरू होती है, इसलिए इसका जनरल टर्म TR, rth टर्म, ये rth टर्म हम ले रहे हैं, rth टर्म ऑफ द बाइनोमियल ऑफ a प्लस बी टू द पावर n, a प्लस बी टू द पावर n का rth टर्म हो जाएगा NCR a टू द पावर n माइनस r इंटू b टू द पावर r। ये हो जाएगा जनरल टर्म ऑफ द बाइनोमियल a प्लस बी टू द पावर n। इस जनरल टर्म का यूज करके भी हम कई प्रॉब्लम्स बना सकते हैं, जैसे कि मिडिल टर्म निकालना। अब मान लो a प्लस बी टू द पावर 100 दिया हुआ है आपको, तो a प्लस बी टू द पावर 100 में कितने टर्म्स होंगे? 101 टर्म्स होंगे। उन 101 टर्म्स में ठीक बीच का टर्म कौन सा होगा? तो ये उसी तरह का सवाल है जिस तरह से मेरे हाथ में 4 उंगलियां हैं और 4 उंगलियों में बीच की उंगली कौन सी होगी? तो अगर उंगलियां 4 हैं तो 4 ये रहेंगी, बट अगर पावर मैंने कहा 4 है तो इसका मतलब टर्म्स 5 होंगे, और तब बीच में एक टर्म आएगा। जैसे अभी मैंने कहा कि पावर 100 लेते हैं हम,
तो पावर अगर हम 100 लेंगे तो टर्म्स होंगे 101 और 101 के बीच में जो टर्म आएगा वो 51st टर्म होगा। तो 51st टर्म हम लोग को निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे, अगर a प्लस बी टू द पावर n का मिडिल टर्म निकालना है, मिडिल टर्म, तो n पे डिपेंड करेगी ये बात। मिडिल टर्म निकालने के लिए अगर n अगर ऑड है तो क्या होगा, n अगर इवन है तो क्या होगा, ये आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं जनरल टर्म पे बेस करके वैल्यूज को। पॉज कर दीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके बाद कि वो जो सवाल था हमारा सबसे शुरू में, वीडियो के शुरुआत में एक सवाल था कि 1.1 पे पावर 1000 बड़ा है या 1000 टू द पावर 1.1 बड़ा है। तो आप गेस कर सकते हो, आपकी मर्जी, बट आप गेस करके कमेंट जरूर करना कि आपका गेस क्या था, कौन बड़ा है इन दोनों में से। और अब इन दोनों में बड़ा कौन है ये डिसाइड करने के लिए चलिए हम एक काम करते हैं। 1.1 को हम लिख देते हैं 1 प्लस 0.1 टू द पावर 1000, और इसको हम लिखते हैं 1000 टू द पावर 1 प्लस 1/10। इसको हम लिखते हैं 1 प्लस 1/10 टू द पावर 1000, और इसको हम लिख देते हैं 1000 टू द पावर 1 इंटू 1000 टू द पावर 1/10, यानी 1000 का ये 10th रूट है। 1000 का 10th रूट तो 1000 से छोटा ही होगा, स्क्वायर रूट वैसे ही छोटा हो जाता है खुद, तो 10th रूट तो और छोटा होने जा रहा है। और उस छोटे से वैल्यू से हम 1000 को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारा अप्रॉक्सीमेटली 1.996 आएगा, 5 पॉइंट समथिंग आता है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1996 आएगा। इसका मतलब है कि ये वैल्यू लगभग 2000 के आसपास आती है। और इस वैल्यू को अगर आप देखें तो अभी हम लोगों ने बाइनोमियल में पढ़ा कि जितना पावर होगा उससे एक ज्यादा टर्म होगा, और अगर एक ज्यादा टर्म होगा तो यहाँ a 1 है और b 1/10 है। अब ये दो टर्म्स के पावर 1000 है, यानी इसमें 1001 टर्म्स होंगे, और 1001 टर्म्स के अलावा इसके जो कोफिशिएंट्स होंगे वो कोफिशिएंट्स भी होंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा नंबर आने वाला है, बहुत 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 बड़ा। तो इसका कहने का ये मतलब है कि 1.1 टू द पावर 1000 इज फार ग्रेटर देन 1000 टू द पावर 1.1। अगर आप चाहें तो बाइनोमियल यूज करके इसके 5-6 टर्म्स 7 टर्म्स निकाल के देखिए, वो वैसे ही 2000 से बड़ा हो जाने वाला है। तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि बाइनोमियल थ्योरम हमारे दिमाग को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड तक मदद करता है कि हम किसी नंबर के बारे में सोच सके। इसी तरह से और भी कई सवाल हैं जो बाइनोमियल से उठ सकते हैं, जैसे 6 टू द पावर n माइनस 5n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय, ये किससे डिविजिबल है ये हम जान सकते हैं। हम 11 टू द पावर n माइनस 10n माइनस 1, क्या ये 10 से डिविजिबल होगा, इसका जवाब दे सकते हैं। कई तरह के प्रूफ्स हम कर सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम में। एक बार एक पिता अपने पुत्र से एक बरगद का फल देते हुए पूछता है कि बेटा ये क्या है। तो बेटा बोलता है इस पे कि पापा ये तो बरगद का फल लग रहा है, पास में एक बरगद का पेड़ था भी। तो पिता ने उससे पूछा कि इस फल के अंदर क्या है। तो उस बच्चे ने जिज्ञासावश उस फल को तोड़ा, उसके अंदर देखा तो उसके अंदर कुछ पल्प निकला और एक बीज निकला। कई बीज निकले छोटे छोटे, बरगद के फल का बीज छोटा होता है। आप लोगों में से कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि बरगद का फल भी होता है। तो जब पिता ने उससे पूछा कि ये बीज, इस बीज के अंदर क्या है बेटा, तो बेटे ने कहा कि देखते हैं पिताजी। बीज को लेकर वो किसी पत्थर पर रख के उसको तोड़ता है और देखता है कि उस बीज में से कुछ भी नहीं निकलता है, बस कुछ वाइट फूट जाता है, बस बीज ऐसे ही। तो उसके पिता कहते हैं कि बेटे इस बीज में एक पूरा बरगद का पेड़ था। अब दोस्तों इसी बात को लेकर के हम लोग अपने इस बाइनोमियल थ्योरम के इस छोटे से क्वेश्चन को देख सकते हैं। ये एक छोटा सा क्वेश्चन या
इस तरह का एक छोटा सा एक्सपेंशन, ये पूरा का पूरा वो बीज है जिसके अंदर पूरा का पूरा बरगद का पेड़ है। और इस बाइनोमियल थ्योरम के अंदर पूरा बरगद का पेड़ है, जिसको अगर आप देखना समझना चाहते हैं तो आप अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें व्यक्त कर सकते हैं। और इस कहानी से आप क्या सीखते हैं, समझते हैं, हमसे भी शेयर करें।